नमस्कार, वेलकम टू निर्माण आईएएस यूट्यूब चैनल। निर्माण आईएएस प्लस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2023 की यूनिट 8 का आज ये अंतिम लेक्चर आपके लिए है, जो एमपी करंट अफेयर से संबंधित है। अभी तक हमने एमपी का खेल, एमपी की शिक्षा, एमपी में रोजगार, एमपी में स्वास्थ्य, एमपी में कृषि, एमपी में पशुपालन, एमपी में ऊर्जा, इन सारे टॉपिक्स को कवर किया। एमपी में शिक्षा को कवर किया, एमपी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व को कवर किया, मध्य प्रदेश में चर्चित व्यक्तित्व और पुरस्कारों को कवर किया। लेकिन आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आर्थिक परिदृश्य की, कि एमपी में आर्थिक परिदृश्य कैसा रहा है, यानी मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण कैसा रहा, मध्य प्रदेश में बजट कैसा रहा, और उस बजट में किन किन योजनाओं में कितना कितना जो है वो प्रावधान जो है वो किया गया है, कितना आवंटन किसको दिया गया है, इसकी सारी जानकारी हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का पहला। तो ये जितना भी मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ, ये सारी जानकारी और सारी जितना भी करंट अफेयर्स है आपको निर्माण आईएएस की एमपी की करंट अफेयर्स की बुक में जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये बुक जो है वो 10 नवंबर तक अपडेट है। पिछले 1.5 साल का लगभग करंट अफेयर्स इसमें आपके लिए कवर होगा। बिंदुवार समस्त घटनाक्रम है, नवीन जिलों की विशेष जानकारी आपको इसमें मिलेगी, नवीनतम आंकड़ों का समावेश आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ 3 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। पतली सी एक बुक है जिसको आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए, मध्य प्रदेश की आर्थिकी में आता है देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में प्रस्तावित है, जिसमें एक जिला एक उत्पाद, जीआई टैग, हस्तशिल्प आदि उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये क्या है पता है आपको? ये है आपका एक यूनिटी मॉल। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? यूनिटी मॉल है, यानी एकता की बात की जा रही है। यहीं पर आपको है वो यूनिटी मॉल में जो है आपको शंकराचार्य जी की मूर्ति मिलेगी, जिसको स्टेच्यू ऑफ वननेस कहा गया है, एकात्म धाम कहा गया है, अद्वैत धाम कहा गया है। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद, जिसकी लिस्ट हमने कृषि के क्षेत्र में देखी थी। कृषि जब समसामयिकी हमने करी थी तो हमने एक जिला एक उत्पाद और जीआई टैग दोनों की लिस्ट आपको बताई है पूरी। मैंने आपको लोक भी कराया, एमपी में जितने लोक बनने वाले हैं, जो लोक प्रस्तावित हैं, एक छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा लोक, वो भी मैंने आपको इन करंट अफेयर्स की वीडियोस में कवर करवाया है। इन हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। पुष्कर धरोहर योजना संचालित जिला है सतना और मैहर। योजना का नाम है पुष्कर धरोहर योजना। 2 जिले हैं, पहला जिला है सतना, दूसरा जिला है मैहर, जो सतना से ही अलग होकर बना है। ये नवीन जिला है जो सतना से ही अलग होकर बना है। इसका उद्देश्य क्या है? पुरानी जल संरचनाओं को नया जीवन देना। जो पुरानी जल संरचनाएं, जैसे कोई कहीं पर झील है, कोई नदी है, कोई तालाब है जो बहुत पुराना हो गया है, तो उसका जीर्णोद्धार करके उसको नया रूप देना, इसके लिए पुष्कर धरोहर योजना को जो है वो चालू किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका मध्य प्रदेश में आर्थिकी में आपका जो अगला पॉइंट आ रहा है वो है प्रदेश का सबसे बड़ा हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट। एक पूरे एमपी में प्रदेश का सबसे बड़ा हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट की बात की जा रही है, वो इंदौर में निर्माणाधीन होगा। वो कहाँ पर निर्माणाधीन होगा? वो इंदौर में निर्माणाधीन होगा। प्रदेश का सबसे बड़ा जो हाईटेक मिल्क पाउडर की बात की जा रही है वो इंदौर में निर्माणाधीन है। 24-25 अगस्त 2023 को इंदौर में 2 दिवसीय 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है ये इंदौर में आयोजित हुई। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 25वीं की बात की जा रही है, अभी 26वीं की भी बात करेंगे। ये 25वीं का मैं आपके लिए सिर्फ क्या लाया हूँ? लोगो। ठीक है, 26वीं कहाँ पर आयोजित हुई है? इंदौर में आयोजित हुई है, याद रखिएगा। यहाँ से आपके लिए प्रश्न जो है वो जरूर बनेगा। अगला है आपका भारत मंडपम में आयोजित G20 शिल्प बाजार में मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और जनजाति कला का प्रदर्शन भी किया गया। जब G20 की बात की जा रही थी तो G20 के क्षेत्र में सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे महत्वपूर्ण नाम एक उभरा था, वो नाम था भारत मंडपम। क्या नाम था? भारत मंडपम। तो जो कला केंद्र था जिसमें भारत की विविधताओं में एकताओं को प्रदर्शित किया गया, भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों को बताया गया, वो कहाँ पर बताया गया था? वो बताया गया था भारत मंडपम में। वो कहाँ बताया गया था? वो बताया गया था भारत मंडपम में। ठीक है,
मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। ये हमने अभी कृषि जब पढ़ा था, इसके पिछले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको कृषि पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। यूपी पहले नंबर पर आएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका कि आरक्षित और पिछड़े वर्ग के लिए पहला औद्योगिक क्लस्टर जो है वो एमपी में स्थापित किया गया है। आरक्षित और पिछड़े वर्ग के लिए जो क्लस्टर है वो इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। आरक्षित और पिछड़ा वर्ग, आरक्षित मतलब एससी एसटी वर्ग की बात की जा रही है, पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी वर्ग की बात की जा रही है। अगर हम ईडब्ल्यूएस भी अब तो आरक्षित वर्ग है, तो उनके लिए एक औद्योगिक क्लस्टर यानी उनके लिए उद्योग के क्षेत्र में क्या संभावना है, किस प्रकार के उद्योग को स्थापित कर सकते हैं, इसको कहां पर स्थापित किया गया, इंदौर में। कैपिटल ऑफ स्टार्टअप इंदौर को बनाने की घोषणा की जा रही है। स्टार्टअप का कैपिटल जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप हो, ये इंदौर को बनाए जाने की बात की जा रही है। मृगनयनी का 39वां शोरूम नागपुर के सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। एमपी स्टेट का एम्पोरियम है, उसका नाम है मृगनयनी। यहां पर क्या किया जा रहा है कि एमपी की हस्तशिल्प चीजें, खादी वस्तुएं यहाँ सब मृगनयनी पे मिलती है, इंदौर में भी है ये। तो ये 39वां शोरूम नागपुर में स्थापित हुआ है, किसका, मृगनयनी का। 39वां शोरूम जो है वो कहां पर स्थापित हुआ है, ये नागपुर में स्थापित हुआ है। अगले की मैं बात करूं तो महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य। जो महिला उद्यमी है, जो महिलाएं हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, जो अपनी उद्यम को लगाना चाहती हैं, उद्यमिता का विकास चाहती हैं, उनको लगाने के लिए मध्य प्रदेश देश में दूसरा राज्य जिन्होंने महिला उद्यमियों के लिए अलग से औद्योगिक क्षेत्र बनाया है, जहां पर सिर्फ फीमेल एंटरप्रेन्योर आ सकती हैं। पहला राज्य था तेलंगाना, हाल ही में तेलंगाना में भी चुनाव हुए हैं, याद रखिएगा। फर्नीचर क्लस्टर बेटमा इंदौर में बन रहा है, आएगा, ये भी आईएमपी है। मैट्रेस और पिलो बनाने की इकाई मंडला में स्थापित की जाएगी। मैट्रेस जो हम घरों में बिछाते हैं, पिलो यानी तकिया हमारा, इसकी बनाने की इकाई मंडला जिले में स्थापित की जा रही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमपी ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है। यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एमपी ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ जो है वो किया गया है। ये हमको याद रखना है, और ये दो महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है, यहां से आपके लिए प्रश्न जो है वो जरूर बनेंगे। अगला है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर विप्रो समूह भोपाल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर एमपी में डाला जा रहा है कि एमपी में सॉफ्टवेयर को कहां पर डेवलप किया जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर विप्रो समूह द्वारा बनाया जा रहा है भोपाल में। ये आईएमपी, और यहां से दो प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि एमपी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहां पर है, तो एमपी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर जो है वो भोपाल में आयोजित हो रहा है। पहली चीज मतलब भोपाल में बनाया जाएगा। दूसरा कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है विप्रो समूह के द्वारा। किसके द्वारा, विप्रो समूह के द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर नंबर 1 है। जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स हो रहा है उसमें कौन नंबर 1 है, जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स हो रहा है उसमें नंबर 1 जो है वो है इंदौर, याद रखिएगा। खिलौना मार्केट बुदनी सीहोर में है। जो खिलौना मार्केट हो रहा है वो कहाँ है, तो खिलौना मार्केट बुदनी सीहोर में बन रहा है। ठीक है, बायोमेथनॉल प्लांट शिलान्यास इंदौर में किया जाएगा। जो बायोमेथनॉल प्लांट है उसका शिलान्यास इंदौर में किया जाएगा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। प्रथम स्किल डेवलपमेंट सेंटर भोपाल में है, ये नरोना पार्क में स्थापित किया गया है, और ये कहां पर, सिंगापुर के सहयोग से स्किल को बढ़ावा देने के लिए। पहला एयर कार्गो टर्मिनल भोपाल में, ये भी बहुत आईएमपी है। ये पूरा आपको आईएमपी है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स हो, खिलौना मार्केट हो, बायोमेथनॉल हो, स्किल सेंटर हो, या एयर कार्गो हो, यहाँ से आपके लिए प्रश्न जो है वो जरूर बनेंगे। इसको विशेष तौर पर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका कि
हुनर हाट शुभारंभ भोपाल में किया गया। हुनर हाट में क्या होता है कि जो देसी आपके कलाकार हैं, जो कोई वस्तुएं बनाते हैं, उनकी विशेष कुछ कला होती है, तो उस वस्तु और कलाओं को एक मंच प्रदान किया जाता है। उसको देसी हाट या हुनर हाट कहा जाता है। देसी हाट इंदौर में लगता है, हुनर हाट भोपाल में आयोजित किया गया है। योग दिवस पर 21 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मध्य प्रदेश लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र के विंध्य हर्बल ब्रांड की इम्यूनिटी बूस्टर किट का विक्रय और प्रदर्शन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एमपी में, एमपी के जो विंध्य हर्बल की इम्यूनिटी बूस्टर जो एक किट है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करके, तो वो कहाँ पर प्रदर्शित की गई और विकृत की गई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क मतलब यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आपको मिलेगा। न्यूयॉर्क शायद हडसन नदी के तट पर है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हडसन नदी के तट पर पड़ेगा, आई थिंक सो, न्यूयॉर्क। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो ये प्रसंस्करण जो है, ये न्यूयॉर्क में जो है वो विंध्य हर्बल किट का वितरण किया गया, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। कोरोना के बाद लोगों का आयुर्वेद की तरफ रुझान वैसे भी जो है वो बड़ा है। एक आप लोग चेक कर लीजिएगा कि न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे है, इसको चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से हडसन नदी होना चाहिए, तो इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है आपका हुनर हाट के बाद हम आते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय। ये एक नया मंत्रालय है केंद्र सरकार का, एमपी सरकार का नहीं है। चलिए, हडसन नदी है, ठीक है, याद रखिएगा, वो कंफर्म कर लिया है मैंने, हडसन ही है। जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनुदान की राशि प्राप्त करने वाले 7 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन की बात की जा रही है, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे लिए जल कितना महत्वपूर्ण है। पहली चीज, जल को किस प्रकार हम सहेज सकते हैं, और वाटर कंजर्वेशन को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो अनुदान राशि प्राप्त की जा रही है, उसमें एमपी 7 बड़े राज्यों में, क्योंकि एमपी उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश वर्ष 2021-22 में 100% लक्ष्य प्राप्त कर देश के प्रथम स्थान पर रहा है। स्वनिधि योजना जो है प्रधानमंत्री की, उसमें एमपी 21-22 में पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया एमपी ने, और पहले स्थान पर जो है वो एमपी रहा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगले की हम बात करें तो मध्य प्रदेश अनाजों की किस्मों की मैपिंग करने वाला पहला राज्य है। मैंने आपको ये पहले ही कृषि के क्षेत्र में ही करवा दिया था, आईएमपी है, इसको याद रखिएगा। गो एवं भेषवंशी पशुओं को यूनिक आईडी कार्ड देने के मामले में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। देखिए, इसमें आपके गाय और भैंस की तस्वीर रहेगी, जो नाम अगर आपको लिखना हो, नाम होगा, एक नंबर होगा उसका यूनिक आईडी का। तो इस प्रकार गाय और भैंस के लिए एक यूनिक आईडी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य। जो साइबर क्राइम होता है, जैसे आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, या ऑनलाइन आपके पैसे निकाल लिए गए, जिसको ऑनलाइन ठगी कहते हैं, साइबर अपराध कहते हैं, उसके लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई और एक क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने की बात की जा रही है एमपी में। और इसके लिए जो है वो एमपी देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें जो है वो इस प्रकार की चीजें जो है वो लागू की जा रही हैं। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका कि यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड। मध्य प्रदेश देश का पहला और यूनिफाइड लाइसेंस जारी करने वाला उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जिसमें यूनिफाइड यानी कि और अधिक सिक्योर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डीएल जारी करने की बात जो है वो की जा रही है। ये एमपी कर रहा है। पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। पथ विक्रेता जो मतलब रेली लगाते हैं, जो अपनी धक्का गाड़ी से जो काम करते हैं, जो अपना लॉरी पे जो कहते हैं ना, धक्का गाड़ी तो दो देसी भाषा में गांव में लोग बोलते हैं धक्का देने वाली गाड़ी, तो धक्का गाड़ी, लॉरी के लॉरी जो चलते हैं, तो पथ विक्रेता है, पथ पथ पर जाकर अपने सामान का विक्रय करते हैं। उनको जो है वो ब्याज मुक्त ऋण देने में एमपी नंबर 1 है। उनके ऋण पर ब्याज नहीं दिया जाता, अब तो मूल मूल दे दो, तो ये उनको जो है वो ऋण दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाए ताकि निर्यात को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। विश्व व्यापार में, यानी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार देश भर में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाने जा रही है। इनमें मध्य प्रदेश के 3 जिले, ग्वालियर, सीहोर और देवास का चयन किया जा रहा है। ग्वालियर, सीहोर और देवास में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बन रहा है ताकि वहां पर जो वस्तुएं जो प्रसिद्ध है उनका निर्यात किया जा सके, उनको ग्लोबल लेवल पर फैलाया जा सके और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्त कर अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। ठीक है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है, प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद आपका है कि ग्वालियर में एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ग्वालियर में क्या बनाया जा रहा है? एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ये कहाँ बन रहा है? लॉजिस्टिक पार्क जो है वो ग्वालियर में बन रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की बात की है। इसके साथ ही एलिवेटेड रोड, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और 7 सड़कें जिनकी लंबाई 122 किलोमीटर है, जिनकी लागत 1999 करोड़ रुपए होगी, लगभग इतनी बात की जा रही। तो ये लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बन रहा है? हब पूरा ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सारी प्रमाणिकता मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं जब हमने एमपी के करंट अफेयर्स की शुरुआत की थी। जिसको नहीं है वो पूरा एक एमपी करंट अफेयर 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी हमारे यूट्यूब पर, इसी चैनल पर जिस पर आप ये देख रहे हैं, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। 2 दिन में आप पूरे वीडियो देख लेंगे, पूरा करंट अफेयर्स आपका एमपी का कवर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, मध्य प्रदेश में एथेनॉल प्लांट की बात की जा रही है। क्या लगाया गया है? एथेनॉल प्लांट। तो मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट बारासिवनी तहसील बालाघाट के खापा औद्योगिक क्षेत्र में। तो यहाँ प्रश्न पहला यह बन सकता है कि खापा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? ये आईएमपी प्रश्न है कि जो खापा औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ है? तो वो बारासिवनी तहसील बालाघाट में है। तो वो कहाँ है? वो बारासिवनी तहसील बालाघाट में है। तो इसमें राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट 165 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट विशाख बायोफ्यूल्स बालाघाट द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसमें जनवरी 2023 से उत्पादन शुरू किया गया। ये बहुत आईएमपी है क्योंकि हम आजकल बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की, हम बात करते हैं ऊर्जा के नए स्रोतों की, तो वहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले की हम बात करते हैं। देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क धार के पीथमपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसमें केवल महिलाओं को जगह दी जाएगी, बहुत आईएमपी। महिलाओं के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जा रहा है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही एंटरप्रेन्योर होंगी, महिलाएं ही मजदूर होंगी, महिलाएं ही काम करेंगी, महिलाएं ही मैनेजर होंगी। ये पीथमपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, पीथमपुर धार में आता है। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है क्योंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में है। ऑटोमोबाइल टेस्टिंग सेंटर पीथमपुर में है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज पीथमपुर में है। पीथमपुर में ड्राई पोर्ट भी स्थापित किया गया है, ये बात याद रखिएगा आप। सेज है पीथमपुर में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर का निर्माण भोपाल इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया जा रहा है। भोपाल और इंदौर के बीच एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें सबसे बड़ा जो है वो हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर बनाया जा रहा है एक बड़ा, जिसमें जो है वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित विकास किया जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला है आपका कि प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बादिया खेड़ी सीहोर में विकसित किया जाएगा। प्लग एंड प्ले ये भी एक औद्योगिक पार्क है। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सीहोर में। सीहोर में कहाँ पर? बादिया खेड़ी में स्थापित किया जा रहा है। कंपोजिट लॉजिस्टिक हब पवारखेड़ा होशंगाबाद में स्थापित होगा। जो कंपोजिट लॉजिस्टिक हब होगा ये पवारखेड़ा होशंगाबाद में स्थापित होगा। एयर कार्गो हब डबरा ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ये भी कब से पढ़ ही रहे हैं हम। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो विकसित होंगी, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको इनको याद करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगला है आपका मध्य प्रदेश के नमकीन एवं मिष्ठान क्लस्टर पार्क जबलपुर में स्थापित होगा। देखिए, एक नमकीन क्लस्टर की मैं बात करूं, पहला एक नमकीन क्लस्टर रतलाम में है।
ये भी याद रखना है। और एक नमकीन एवं मिष्ठान जब साथ में आएगा तो वो आएगा जबलपुर में। वो कहाँ आएगा आपके लिए, वो जबलपुर में होगा, ये बात याद रखिएगा। डायमंड पार्क इंदौर में स्थापित होगा, आईएमपी। आईएमपी प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर इंदौर के देपालपुर में बनाया जाएगा। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और सही है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहां से जो है वो प्रश्न बनने की संभावना जो है वो बनी रहती है, ठीक है। स्पेशली पहले और दूसरे पॉइंट से प्रश्न जरूर बनेगा, दूसरे से तो बन भी चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगले की बात करते हैं। चलिए हम जब अगले की बात करेंगे तो ये है आपका अगला मध्य प्रदेश आर्थिकी में कि जबलपुर भिटौली में टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है। जबलपुर में एक जगह है भिटौली, वहां पर क्या प्रस्तावित है, जबलपुर में एक भिटौली है, वहां पर टेक्सटाइल पार्क को प्रस्तावित किया गया है, पहली चीज। दूसरा, सिंगरौली व इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। सिंगरौली और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल वाला लॉजिस्टिक पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा सिंगरौली और इंदौर में, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है आपका 26 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में मध्य प्रदेश मेट्रो का अनावरण किया गया। एमपी में मेट्रो दो स्थानों पर चल रही है, एक भोपाल भोज मेट्रो के नाम से और दूसरी इंदौर में चल रही है इंदौर मेट्रो। तो यहाँ हम दो जगह इंदौर में मेट्रो और भोपाल में मेट्रो चला रहे हैं। 30 सितंबर 2023 को इंदौर मेट्रो और 3 अक्टूबर को भोपाल मेट्रो का सफल ट्रायल रन भी हो गया है, एक एक कि हमारे यहाँ पर मेट्रो चलेगी। तो हमने मेट्रो इंदौर भोपाल में शुरू की और उसका ट्रायल रन भी कर दिया, ठीक है। तो अब मेट्रो का ट्रायल रन भी हमने कर दिया है, ये भी बात आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए अगले की हम बात करते हैं। तो अगला है हमारा आर्थिकी में कि अब मेट्रो की लंबाई की बात कर लें कि जब वो मेट्रो पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ आप चला रहे हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर कितनी लंबी मेट्रो आप चला रहे हैं। पूछने को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कुछ भी पूछ सकता है। तो भोज मेट्रो जो भोपाल में है उसकी लंबाई है 27.87 किलोमीटर और इंदौर में मेट्रो लाइन की लंबाई है 31.55। तो इंदौर में ज़्यादा है, भोपाल में थोड़ी कम है। 2028 तक सिंहस्थ उज्जैन में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। मतलब 2028 में जो हमारे यहाँ सिंहस्थ लगेगा, यानी 12 साल बाद कुंभ लगता है, 2028 में हमारे यहाँ कुंभ उज्जैन में लगेगा। हमारे यहाँ कुंभ कहाँ का लगता है, इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। तो यहाँ पर ये जो उज्जैन में कुंभ है वहां तक इंदौर उज्जैन मेट्रो का विस्तार कर दिया जाएगा। भोज मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट पूर्ण करने हेतु ऋण यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा दिया गया है। यानी भोपाल के लिए जो मेट्रो हम चला रहे हैं उसके लिए जो पैसा दिया है, उसके लिए जो ऋण दिया है वो किसने दिया है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। उसके लिए ऋण किसने दिया है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है वो भोपाल की मेट्रो के लिए जो है वो ऋण दिया है। ये आपको पूरी पूरी जो है वो जानकारी रखनी है। अब भोपाल के लिए जो मेट्रो के लिए ऋण दिया है तो इंदौर के लिए भी किसी ने ऋण दिया होगा। तो इंदौर मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट को ऋण 3200 करोड़ रुपए न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। किसने दिया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन सी थी, जो ब्रिक्स देशों ने स्थापित की थी, जो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित की गई थी बीजिंग में, ये याद रखिएगा। और अब ब्रिक्स में 6 देश और बढ़ गए हैं। ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, 6 देश बढ़ के अब 11 हो गए हैं। तो ये याद रखना है आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी का नाम मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी थी ये, इसका नाम हमने बदल दिया और रख दिया है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो कंपनी की जगह हमने क्या उसको नाम दे दिया है, कॉरपोरेशन नाम दे दिया है, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला है आपका कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं स्टार्टअप, यानी कि आपको उद्यम लगाने के लिए एमपी सरकार क्या क्या सहयोग कर रही है, उसके लिए एमपी सरकार ने पूरी तरीके से एक स्टार्टअप नीति की ही शुरुआत कर दी है।
तो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति की शुरुआत, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। शुभारंभ 17 मई 2022 को हुआ। एमपी की स्टार्टअप नीति की शुरुआत 17 मई 2022 को मानी जाती है। ठीक है। राज्य द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम स्टार्टअप नीति लागू की गई थी। तो पहली स्टार्टअप नीति हमने 2016 में लागू की थी। स्टार्टअप क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखकर इसको 2019 में हमने नवीन कर दिया था। दूसरी हमने 2019 में ला दी गई थी। स्टार्टअप नीति को और समग्र और प्रभावी बनाने के लिए हमने एमपी स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन योजना 2022 लागू करी। तो पहले हम 2016 में लेके आए, फिर उसको और अधिक गतिशील अच्छा बनाने के लिए हम उसको 2019 में लेके गए, और उसको और स्टार्टअप नीति और उसका कार्यान्वयन अच्छे से करने के लिए हमने फिर 2022 में उसको लागू करने का निर्णय लिया। इस नीति हेतु नोडल एजेंसी कौन है? एमएसएमई विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग जो है, ठीक है, ये है, मतलब मिनी, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, ये विभाग है हमारा। तो ये हमने नीति लागू की 16, 19 और अब 2022 में उसको लागू किया है हमने। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है आपका वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया। एमपी का बजट किसने प्रस्तुत किया? जगदीश देवड़ा जी ने। तो बजट प्रस्तुत किसने किया? अगर प्रश्न बनता है तो किसने किया मेरे भाई? जगदीश देवड़ा जी ने। कब किया? 1 मार्च 2023 को। कब किया? 1 मार्च 2023 को। कब के लिए किया? 2023-24 के लिए। 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं बजट में, मैंने आपको बता दिया। बजट में इज इक्वल टू 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2023-24 नाम दिया गया है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए बजट में विभिन्न योजनाओं को मिशन मोड में तैयार किया गया। मिशन मोड यानी हमको इसको पूरा करना ही है, उसको सिर्फ योजना नहीं रहने देना है बल्कि उसको क्रियान्वित भी करना है। इस मोड में हमने इस बजट को तैयार किया है। और हमारा केंद्र का बजट किसने पेश किया होगा? सीतारमन जी ने, क्योंकि वो हमारी वित्त मंत्री हैं। अगला है वर्ष 2023-24 के बजट को प्रथम बार ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब 23-24 का जो बजट था उसको पहली बार ई बजट, यानी हम ई गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकी की ओर जा रहे हैं, ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया। शिक्षा बजट भी अलग आया। वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए हमने 38,375 करोड़ रुपए खर्च किए। ये आईएमपी है शिक्षा के लिए। ठीक है, जो 2022-23 से 5,532 करोड़ रुपए अधिक हैं। ठीक है, उसके बाद खेल में, ये भी बहुत आईएमपी है। खेल में हमने 738 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया, जो 2022-23 की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि अब हम खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित करवा रहे हैं, हम स्टेट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गेम आयोजित करवा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी लेवल पर गेम आयोजित करा रहे हैं, हम ओलंपिक पोडियम स्कीम चला रहे हैं। इसका फायदा हमको एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और हमारे जो ओलंपिक गेम है उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पर हम एक मेडल नहीं ला पाते थे, अब मेडल की लाइन लगा रहे हैं हम। तो ये इस प्रकार से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा बजट का प्रावधान खेल में बढ़ रहा है, ये याद रखिएगा। अगला है महिला बजट। महिलाओं के लिए हमने बजट में क्या किया, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा क्योंकि महिला बजट बहुत आईएमपी बिंदु हो जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। महिला बजट में प्रसूति सहायता योजना की प्रसूति यानी डिलीवरी के लिए सहायता के लिए 400 करोड़ का प्रावधान है। कन्या विवाह, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह है, फिर अल्पसंख्यक समाज के लिए मुख्यमंत्री निकाह विवाह है। तो कन्या विवाह और निकाह के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 80 करोड़ रुपए हम उसमें लगा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में, किस मद में कितना निवेश जो है वो किया गया है। अब कितना राजस्व प्राप्तियां हैं हमारे लिए, ठीक है, कितना पैसा हमको बजट से मिलेगा लोगों से टैक्स के रूप में। तो 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमान, ठीक है, 2,25,709.90 करोड़ रुपए, जिसमें राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त राशि
499.98 करोड़ है। मतलब हमको इतनी राजस्व प्राप्तियां प्राप्त होंगी, जिसमें राज्य का हिस्सा कितना होगा, जो राज्य से ही हमको प्राप्त होगा 499.98, 499.98 करोड़ रुपए, इतना हमको सॉरी प्राप्त होगा। ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व और गैर कर राजस्व के बजट की तुलना में 17% अधिक है। तो हमारा पिछले साल का बजट और इस साल के बजट में कितना परसेंट का अंतर आ रहा है? लगभग 17% अधिक है। तो ये हमको प्रगति की ओर दर्शा रहा है कि हम प्रगति कर रहे हैं, 17% लगभग हम ऊपर गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य हमारे केंद्र सरकार ने देखा है, तो उसको राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए कुल बजट का लगभग 20% प्रावधान रखा गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 5-4% है। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बढ़ाने के लिए तक ले जाने के लिए राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय, हम व्यय करेंगे तभी हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो उसको कितना हमने रखा है? लगभग बजट का 20% हमने रखा है कि हम इसमें व्यय करेंगे ताकि हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएं। और $5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए हमने जो 20% व्यय की बात की गई है, वो हमारे जीडीपी का कुल, राज्य की बात कर रहा हूं, 4% है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब राजकोषीय घाटा, हमारा बजट तो घाटे वाला ही रहता है हमेशा। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुमान 4.02% अनुमानित है। ये पूछा जाता है कि कितना राजकोषीय घाटा इस बार एमपी के बजट में अनुमानित किया गया है। तो राजकोषीय घाटा जो अनुमानित किया गया है वो 4.02% किया गया है। ठीक है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.02% जो है वो किया गया है। आईएमपी है, याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है, ये आईएमपी है। चलिए अगला है कि किस विभाग के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया था? किस विभाग में कितने बजट का प्रावधान जो है वो किया गया है? राजस्व विभाग में भू प्रबंधन हेतु 195 करोड़ का प्रावधान है। मैं बता दूंगा आपको कि कहां कहां आपको ज्यादा आईएमपी। खेल एवं युवक कल्याण में खेल अकेडमियों के लिए 130 करोड़ और खेलो इंडिया एमपी हेतु 349 करोड़ का प्रावधान है। ऊर्जा विभाग बहुत अच्छा है, यहां से प्रश्न बन सकता है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता 6,935 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान है, ये भी आएगा आपके लिए। जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, जैसे ऊर्जा हो गई, संचार हो गया, परिवहन हो गया, ये हमेशा हॉट टॉपिक्स बने रहते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपके लिए अधिक रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है किसान कल्याण तथा कृषि विभाग। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, ये अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5,520 करोड़ रुपए का प्रावधान है, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 हॉर्स पावर के कृषि पंपों, थ्रेसरों, एक बत्ती कनेक्शन को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 4,775 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 270 करोड़ का प्रावधान है, आईएमपी है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हेतु 152 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, तो जहां जहां आपको याद करना होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां वहां से आपके लिए प्रश्न बनने की संभावना अधिक बनी है। चलिए कुल प्राप्तियां बजट अनुमान की बात करते हैं। ठीक है, ये पिछला है, ये अगला, तो हम इसकी बात करेंगे अभी, क्योंकि हम अभी इसको पढ़ रहे हैं। तो कितनी कुल प्राप्तियां हो रही हैं? तो ये हो रही हैं 2,81,660, ये करोड़ों में है आंकड़े सब। ठीक है, 13% की वृद्धि हुई है। आंकड़ों से पता चल जाएगा कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑलमोस्ट जो है वो सभी में जो है वो वृद्धि हुई है, किसी में भी कमी नहीं हुई थी, इसको छोड़ के। ठीक है, अब राजस्व प्राप्तियां
2000, सॉरी, ये है 2,25,710 करोड़, 16%। पूंजीगत प्राप्तियां 55,950, 4%। कुल व्यय, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पूछा जाता, तो ये हो गया है 2,81,554 करोड़ का हमारा कुल बजट रहेगा, और ये 14% ज्यादा है पिछली बार से। ये आपको पहली लाइन पे ही मैंने आपको बता दिया था। राजस्व व्यय हो गया, पूंजीगत व्यय 56,256, 15%। विनियोग की राशि 3,14,025। तो ये आपको महत्वपूर्ण तौर पर जो है वो याद करना है, यहाँ से प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। अब अगर परिवहन की बात करें, तो भोपाल और इंदौर शहर के मध्य पहली बार इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई। ये नियो कंपनी के द्वारा की गई है, साउथ बेस्ड कंपनी है नियो, उसके द्वारा इन बसों को चलाया गया है। ये इलेक्ट्रिक बस है जो भोपाल और इंदौर के बीच में चल रही हैं। वर्चुअल पासपोर्ट अदालत, मध्य प्रदेश क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के सहयोग से इनका आयोजन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पासपोर्ट के जो पुराने पेंडिंग केस है, किसी की पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, किसी का कुछ पेंडिंग चल रहा है, किसी ने एफिडेविट नहीं दिए, एनेक्सर नहीं दिए, तो उसके लिए एक वर्चुअल पासपोर्ट अदालत लगाई थी कि उन पासपोर्ट के जो पुराने प्रकरण हैं उनको हल किया जा सके। ठीक है, ये याद रखिएगा। भोपाल जिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू होगा। ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ये भोपाल में लागू होगा। ये आईएमपी है, याद रखना है, यहाँ प्रश्न बनेगा। ये कहाँ पर लागू हो रहा है? भोपाल में लागू हो रहा है। अगला है उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर की लंबाई पर रोपवे स्थापित होगा, यानी कि आप लिफ्ट के माध्यम, जो ऊपर जो रोपवे चलती हैं, लिफ्ट जिसको कुछ कुछ लोग कहते हैं, जो पावागढ़ में मिलेंगी, देवास में मिलेंगी, माता टेकरी पे मिलेंगी, आपको वैष्णो देवी में मिलेंगी, तो वो रोपवे स्थापित हो रही है। खजुराहो में 3 एफटीओ खुलने से मध्य प्रदेश में कुल एफटीओ की संख्या 6 हो जाएगी। खजुराहो में 3, इंदौर में 1 और सागर में 1 और गुना में 1 खुल रहे हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जो केंद्र सरकार का बजट आया था उसमें रेल बजट होता है। पहले रेल बजट को अलग कर दिया गया था 1921 में, फिर रेल बजट को एक कर दिया गया। तो रेल बजट, अभी अश्विनी वैष्णव हमारे मंत्री हैं, तो रेल बजट 2024 में मध्य प्रदेश को 13,607 करोड़ रुपए मिला है, यानी इतनी एमपी को ट्रेनें, और ट्रेन में इतना बजट एमपी को मिला है। 15 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट की नींव रखी, जो रीवा में बनाया जा रहा है। रीवा में 6वां एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। ये रीवा में 6वां एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? रीवा में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। तो कहाँ का एयरपोर्ट है एमपी में? इंदौर में है, भोपाल में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में, खजुराहो में, और अब रीवा में है। तो ये एयरपोर्टों की नींव जो है वो एमपी ने रख दी है, याद रखिएगा। अगला है भोपाल हवाई अड्डे पर एयर कार्गो टर्मिनल ने जनवरी माह में 2023 में इसका परिचालन जो है वो शुरू कर दिया है। इसका जो है वो परिचालन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से स्टेट हाईवे पुलिस का गठन किया जाएगा। इसमें नेशनल व स्टेट हाईवे में थाने खोले जाएंगे। नेशनल स्टेट हाईवे पर थाने खोले जाएंगे जो लोगों को जागरूक करेंगे और तुरंत एक्शन लेंगे। मध्य प्रदेश में 22 से 28 अगस्त तक सड़क सुरक्षा जागरूक सप्ताह मनाया गया। ये भी परिवहन के क्षेत्र में याद कर लीजिएगा। पखवाड़ा भी मनाते हैं 15 दिन का, सप्ताह भी मना लेते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश के डिजिटल जिले की अगर हम चर्चा करें तो कौन कौन से डिजिटल जिले हो गए एमपी में? आरबीआई ने देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और बेहतर करने के लिए बेहतर करने के लिए वर्ष 2019 में 100% डिजिटल जिला कार्यक्रम शुरू किया। 100% डिजिटल जिला कार्यक्रम शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश ने 3 जिले बैतूल, इंदौर और विदिशा का चयन किया गया जहां 100% बचत और चालू खाता का लेन देन डिजिटल है। बचत खाता, चालू खाता सब डिजिटल चल रहा है, कोई भी मैनुअल नहीं है। कहाँ पर? बैतूल में, इंदौर में और विदिशा में। सतना भी 100% डिजिटल जिले का दर्जा प्राप्त करने की ओर अग्रसर है और वर्तमान में कुल 92% का दर्जा सतना ने भी जो है वो प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, ये है एमपी की
मध्य प्रदेश समसामयिकी निर्माण आईएएस की जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जितने भी लेक्चर्स सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। नवीनतम अपडेट 10 नवंबर तक बिंदुवार समस्त घटनाक्रम की सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आपको एंड में एक बात कहता चलूं, सभी को 17 दिसंबर के लिए निर्माण आईएएस परिवार की ओर से शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिए, कंफ्यूज ना होइए। जो पहले आपको लग रहा है उत्तर अमूमन वही होता है, हमेशा आप उसको बदलने के चक्कर में कंफ्यूज होते हैं, ये इतिहास रहा है, यही देखा जाता है। तो आप इसको विशेष तौर पर जो है वो याद रखिएगा। दूसरी चीज कि अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ने से बचिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप इसको रिपीट कर सकें। तो यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 आयोग और एमपी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पेशली एमपी। यदि आप एमपी के प्रश्नों को गलत करते हैं तो बाहर होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं, तो इसलिए इस पर आप विशेष फोकस रखिएगा, ठीक है। और बाकी निर्माण परिवार की ओर से आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा, अच्छे से दीजिएगा, टाइम से पहुंचिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। अब एमपी आपका करंट अफेयर्स यहाँ पर खत्म होता है। निर्माण आईएएस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारी जानकारी परीक्षा से रिलेटेड, महत्वपूर्ण टॉपिक और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ जो 3-4 पेज की होती है, वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।